वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 29 करोड़ डॉलर की जो मंजूरी है वो दे दी है। वाशिंगटन में जी आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पाकिस्तान से मुताल्लिक इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान के लिए 1 अरब 29 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी दे दी गई है। आईएमएफ मिशन पहले ही इस किस्त के इजरा की मंजूरी दे चुका था। 1 अरब 29 करोड़ डॉलर की किस्त में से 20 करोड़ डॉलर मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मंसूबों के तहत मिलेंगे। इसके अलावा जी आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने दूसरे इक्तिसादी जायजे की भी जो मंजूरी है वो दे दी है। ज़राए के मुताबिक 7 अरब डॉलर के EFF प्रोग्राम की मद में 1 अरब डॉलर से ज़ायद मिलेंगे। 1.3 अरब डॉलर के RSF के तहत 20 करोड़ डॉलर से ज़ायद की जो पहली किस्त है वो शामिल है। आप सोर्सेज ये भी कहते हैं कि जी दोनों कर्ज प्रोग्राम्स की मजमूई जारी रकम जो है 3.3 अरब डॉलर हो जाएगी। साथ साथ पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के तहत 2 इक़सात पहले से ही मिल चुकी हैं और IMF ने जारी जो कर्ज प्रोग्राम है उस पर अमल दरामद को मजबूत करार दिया है। हुकूमत ने भी जी जो मुआशी इस्लाहात है उसको अमल दरामद जारी रखने की यकीन दहानी कराई है। साथ पे ये भी वाज़ेह रहे कि 1 अरब 29 करोड़ डॉलर मिलने से पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला ज़खायर है उसमें मज़ीद इजाफा होगा। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर खाकान नजीब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। बहुत अरसे के बाद आपकी हम एक्सपर्ट एनालिसिस सुनेंगे, सो आई बिलीव वंस अगेन थैंक यू सो मच। Armala, good to be with you. Long time no see. बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये मैं चाहूँगी एक ओवरऑल एनालिसिस हमें दीजिएगा, जैसे हम ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे के हवाले से भी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान आपने हमेशा बात की है कि IMF के ऊपर हमें ज़रूरत है, हम उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे द रिफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट सिनेरियो कि हम अपनी सारे सिस्टम के अंदर जो मुआशी इस्लाहात जिसका हुकूमत बार बार कहती है उसको हमें करना है। हम जो कर रहे हैं हम वो ठीक कर रहे हैं। तो अर्मिला, आई एम रियली ग्लैड कि आपको याद है कि मैंने क्या कहा था और एग्जैक्टली मैंने यही कहा था। मैं आज भी यही कहता हूँ। IMF एक आपको वक्त और एक स्पेस दे रहा है। IMF एक डॉक्टर है ICU का, IMF एक लेंडर है लास्ट रिजॉर्ट का। सो अगर कोई भी मुल्क ऐसे लेंडर के पास हो जिसको कोई और लेंड करने को तैयार ना हो तो उस मुल्क के लिए एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। आई नो कि वी गेट एक्साइटेड कि ये किस्त आ गई है, द होल कंट्री गेट्स एक्साइटेड और हम इस डेट डेफिसिट बैरूनी खसारा इस सारे इशू को टैकल करते हैं। ये 3 चीज़ों के अराउंड जो है पूरा नैरेटिव बिल्ड हो जाता है। व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट इज कि एक स्टेबिलिटी है मुल्क में, जिसका मतलब है अर्मिला कि जो अफरात ज़र है कीमतों के बढ़ने की शरह में नुमायां कमी आ गई है। बैरूनी खसारा संभल गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अंदरूनी खसारा यानी कि हमारा जो कमाई है और जो खर्चा है गवर्नमेंट्स का वो भी संभल गया है। पर ये सारा करने के लिए एक ये हार्ड वन प्रोग्राम है। हमने इसमें एक बहुत बड़ी जिसे कहेंगे सैक्रिफाइस दी है, जिसका मतलब क्या है, एनर्जी प्राइसिंग हो, इकोनॉमी को स्लो करना हो, एक हेवी बाउट ऑफ टैक्सेशन हो और इस सब का टोल जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, यानी कि इकोनॉमी जब स्लो हो जाती है तो क्या 2.6% पे ग्रो किया था लास्ट ईयर, 3%, 3.25% की प्रेडिक्शंस हैं इस साल और अगले साल। ये एक स्लोइंग इकोनॉमी का ट्रेंड है जिसमें इन्वेस्टमेंट कमजोर है। और जो बात आपने आखिर में की थी और मैं रियली इम्प्रेस्ड कि आपको याद है, जब तक पाकिस्तान IMF प्लस करके अपना घर नहीं ठीक करता तो IMF आपको 24वीं बार, ये नहीं है कि आप एक बार एक डॉक्टर ऑफ द ICU के पास गए। मेरे अब्बा 94 साल जिए हैं अर्मिला, मैं ये हमेशा एग्जाम्पल दिया करता हूँ। 94 साल में जिंदगी में एक बार ICU गए थे तो कुछ एक्सरसाइज करते होंगे, कुछ खाते पीते ठीक होंगे, कुछ टेंशन कम लेते होंगे, कुछ दीन दुनिया का ख्याल रखते होंगे। हमने ये सारे काम इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी ना इकोनॉमी को पनपने के लिए जिसे कहेंगे डीरेगुलेट किया, स्टेट का कंट्रोल जो है इकोनॉमी पे रखा, वेल रेगुलेटेड मार्केट इकोनॉमी में बिलीव नहीं किया, एक रेड टेपिज्म और एक जनरलिस्ट ब्यूरोक्रेसी से मुल्क चलाया। अगर इन सब चीज़ों को तब्दील नहीं करेंगे, अगर ये बिलीव नहीं करेंगे कि दुनिया से कनेक्ट करने का एक तरीका है ग्लोबल वैल्यू चेन्स के थ्रू, उसके लिए हमारे SMEs नहीं प्रिपेयर हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग रेंट सीकिंग रही है, अगर ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो ये जो मैक्रो स्टेबिलिटी है जिसकी मुल्क ने, आपने, मैंने और पूरे एक मिडिल क्लास ने स्पेशली एक कीमत दी है, वो कीमत जाया हो जाएगी, वो एफर्ट जाया हो जाएगा। ये मैं इसलिए भी कहता हूं कि आज से 2 साल बाद जब ये प्रोग्राम खत्म होगा, सितंबर
2027 में, तो 30 अरब डॉलर की पेमेंट पाकिस्तान के लिए खड़ी होगी। और वो फाइनेंसिंग मुश्किल होगी अगर आपका ट्रेड डेफिसिट उसी तरह चलता रहा और अगर मुल्क में इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक जो है वो पनपना ना शुरू हुई। दिस इज ट्रूली ट्रूली एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, एक टर्निंग पॉइंट होना चाहिए हमारी सोच में, हमारे थॉट प्रोसेस में। और हमें बदल देनी चाहिए ये रविश कि हम समझते हैं कि कोई बाहर से आके इस मुल्क की कोई जिसे कहेंगे तंजीमें नौ कर देगा। जब तक एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी नहीं लिखेंगे, जब तक ये फ्रेमवर्क खुद नहीं बनाएंगे, तो ये जो अभी 14.5-15 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, ये याद रखिए कि ये उस प्रोग्राम पे बेस्ड हैं जो आपने फंड के साथ किया है। अगर इस सब को तब्दील करना है तो इससे अच्छी टेल विंड भी नहीं मिल सकती। 10 मई करके आ रहे हैं, दुनिया से एक अच्छा ताल्लुक चल रहा है, यूएस से, चाइना से, मिडल ईस्ट से, आप हंस के सबसे बात कर सकते हैं, पर घर आपने फिर भी अपना ठीक करना है। हम वहीं पे खड़े हैं कि पाकिस्तान जब तक लोकल डॉक्टर से लोकल सर्जरी नहीं करेगा, ये बात जो है सस्टेनेबल बुनियादों पर ठीक नहीं होगी और इन बैसाखियों से जान नहीं छूटेगी। आई थिंक दैट्स द होल सिनेरियो। डॉक्टर साहब, अभी आपने जो बात की है, हमने अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में हमने इन्वेस्टमेंट जो है हमारी डोमेस्टिक उसको इम्प्रूव करना है। आप मुझसे बहुत बेहतर तौर पे जानते हैं कि हमारी हमेशा की ये रविश रही है कि हम ऊपर ऊपर से सब कुछ प्रेजेंटेबल करके एक दफ़ा रख देते हैं और फिर जब वो प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है तो वो अंदर से वही खोखलापन निकलता है। हमारी इकॉनमी की भी एग्जांपल समहाउ इसी तरह से है। ये जो डोमेस्टिक या लोकल इन्वेस्टर्स हैं, इनका कॉन्फिडेंस बहाल होना, बिकॉज सैलरी क्लास तो समहाउ हम कहीं ना कहीं टैक्सेस पे करके और जो आपने कहा कुर्बानियाँ दी हैं हम सब ने कहीं ना कहीं, अगर वो ऑन पेपर से निकल कर ऑन ग्राउंड सही कन्वर्ट नहीं होंगी, तब तक हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो डायरेक्शन है, जो अगले 2 साल के बाद हमने इस प्रोग्राम से जब निकलना है, तो हमारी स्टेबिलिटी वाला जो फैक्टर है वो अपनी जगह पे कायम रहेगा। और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सारी जो डिस्कशन है मुल्क में वो टैक्स टू जीडीपी पे है। डिस्कशन वो होनी चाहिए जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी क्या होगा। पाकिस्तान का अनमला इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी 13.8% है। दुनिया में जिस मुल्क ने तरक्की की है, ईस्ट एशिया का पूरा मिरेकल देखिए, 30-35% अपनी इकोनॉमी के हुजम का इन्वेस्ट करते थे। इंडिया को देख लें, चाइना को देख लें, दे वर अराउंड दैट। पाकिस्तान एक डेट लेडन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट कंजम्पशन सोसाइटी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। उसको हमने चेंज करना है कि अगर एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ आनी है, हाई वैल्यू एग्रीकल्चर की ग्रोथ आनी है, सर्विसेज ड्रिवन मॉडल, आईटी या लॉजिस्टिक्स या फाइनेंस पे बेस आना है, पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक एक्साइट कहाँ होके आनी है। ये काफी नहीं है कि आप कहें कि जब आप किसी से पाकिस्तान में और अच्छे शऊर वाले लोगों से पूछें कि जी पाकिस्तान की क्या स्टोरी है, तो वो कहेंगे जी एनर्जी ठीक कर लें, थोड़ा सा मुल्क में प्राइवेटाइजेशन कर लें। ये जो रिफॉर्म्स होते हैं ना, जहां अकेले अकेले टारगेट करते हैं और वो हाफ हार्टेड हो जाते हैं, वो जब तक मुंजमद होकर एक स्टोरी ना बता रही हूं एक मुल्क की, तो एक बस फैक्टर नहीं क्रिएट होता जिससे मुल्क आगे चले। दिस इज ट्रूली ट्रूली इंपॉर्टेंट। इवन सऊदी अरेबिया ने वो बस फैक्टर क्रिएट कर लिया है कि उनका एक विजन है, वो 2030 पे चल रहे हैं, इकोनॉमी डिफरेंट बिहेव कर रही है। ये पिछले 3-5 साल का विजन है जो ये सारा क्रिएट हुआ है। पाकिस्तान को भी ये जो एक्सप्लिसिट स्ट्रेटेजिक चॉइसेस हैं वो दुनिया को दिखानी है कि बियॉन्ड द IMF व्हाट आर यू गोइंग टू ऑफर टू द वर्ल्ड। ये एक स्टोरी जो है ना अभी हम लिख नहीं पा रहे समहाउ, जिसको आप ग्रोथ स्टोरी कह लें, डेवलपमेंटल स्टोरी कह लें, एक डेवलपमेंट स्टेट का कॉन्सेप्ट कि वो स्टेट वो चीजें करने को तैयार हो जिससे आसानियां पैदा हो कारोबार में, वो चीजें करने को तैयार हो जिससे स्टेट का फुटप्रिंट कम हो, NFC को खुद ठीक करे, एक्सपेंडिचर्स को खुद कम करे, नीचे की सतह पर ना सिर्फ इख्तियारात जाएं पर वो सिटीज को डेवलप करने को तैयार हो, हुकूमत को निकाल कर गारंटीड रिटर्न्स की जगह एक कंपेटिटिव मार्केट। आपका जो सेक्टर है एक कंपेटिटिव सेक्टर है, यू डोंट परफॉर्म वेल, यू विल नॉट हैव अ जॉब, और you will not have ads, or you will not have guests. Look how competitive you are in the market. So you want to do well, you prepare your things. आज के भी इंटरव्यू में you're asking the right questions, right? This is the story. चाहे वो बिजली हो, चाहे वो एविएशन हो, चाहे वो पाकिस्तान की रेलवे हो, लॉजिस्टिक्स हो, ये सारे पे इस वक्त एक ओवरहैंग है पाकिस्तान की स्टेट का।
इस स्टेट को इस चीज से निकालना है। फिर आपको ये भी सोचना है कि अगर पॉलिसी इस लेवल की डिलीवर होनी है तो क्या वो आज भी एक जनरलिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से डिलीवर हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि वो हो सकती है। पॉलिसी में 2015 की पावर पॉलिसी और जो पावर पॉलिसी 1990 में आई थी कि 17% डॉलर बेस्ड रिटर्न दे देंगे, वो भी गलत थी। सोलर को जिस तरह आज हैंडल किया है हमने, वो भी सही नहीं है। आपको क्या नजर आता है कि जो पॉलिसी साजी की गुंजाइश पैदा होनी है मुल्क में, उसके लिए भी हमें एक काविश करनी है। पाकिस्तान इज राइप, पाकिस्तान इज अ गुड यंग जनरेशन, पाकिस्तान हैज ट्रू पोटेंशियल, बट इस सारे पोटेंशियल को विद अ क्लियर जिसे कहेंगे स्ट्रैटेजी तब्दील करना, एक केपेबल कोऑर्डिनेटेड स्टेट ने तब्दील करना, आई थिंक दैट इज व्हाट पाकिस्तान फाइंड्स इट हार्ड। वो हमारे एक उस्ताद होते थे, मतलब इकोनॉमिस्ट, वो कहते थे व्हाट इज द थ्योरी ऑफ अ कंट्री। क्या थ्योरी है पाकिस्तान की जो उसने आर्टिकुलेट करनी है? एक क्या डेमोग्राफी यंग की थ्योरी है, पाकिस्तान का स्केल है, पाकिस्तान साउथ और सेंट्रल एशिया की हिंज पे है, रॉ इंग्रेडिएंट्स अरमिला मौजूद हैं, बट रॉ को लेकर खाना पकाकर टेस्टी बनाना, दैट्स अनदर स्टोरी। That's another story and that's the most important part, I guess. डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे जी, और डॉक्टर साहब के पास इतना क्लियर एक सोल्यूशन मौजूद है, एंड आई बिलीव कि एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, और वो डायरेक्शन हमारे पास है, ऐसा नहीं है बस पॉलिसीज़ हों, उसको हमने ऑन पेपर से कैसे मटेरियलाइज करना है, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिस पे आई बिलीव के काम करना एमरजेंसी बेसिस के ऊपर डॉक्टर साहब के मुताबिक ज़रूरी है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। बलूचिस्तान के मगरबी और जनूब मगरबी इलाकों में जी जारी खुश्क साली इस हद तक पहुँच चुकी है कि महकमा मौसमियात ने पहली बार एक प्री अलर्ट एडवाइजरी जारी करते हुए वाजे किया है कि बारिशों में कमी अब मामूली नहीं रही। ये पूरे खत्ते के जो कुदरती और समाजी निज़ाम है उसके लिए बराह रास्त ख़तरा बन चुकी है। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जी जिन अजला में ये बहरान शदीद तरीन सतह पर है, इनमें कोयटा, चागी, गवादर, पशीन, खरान और कला अब्दुल्ला शामिल हैं, जहाँ 234 से 314 दिन तक बारिश ही नहीं हुई। मई से नवंबर तक जी बारिशों में 100% तक की कमी इस बात का सबूत है कि खित्ता मुसलसल इस ड्राई स्पेल में दाखिल हो चुका है, जो कि फरवरी 2026 तक मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। पानी की कमी हो, जानवरों के लिए चारे का बहरान हो, दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा हो और ज़रूरी पैदावार की मुमकिन नाकामी ये आइंदा आने वाले दिनों में खासे क्रिटिकल हो सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद है, हमारे मौलियात है। थैंक यू वेरी मच मरियम, आई होप यू आर डूइंग वेल। मरियम, ये जो हमने प्री अलर्ट एडवाइजरी के हवाले से बात करें, दो कि खुशहाली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहले हम ज़्यादा बारिशों के हवाले से बात करते हैं, एक्सट्रीम वेदर्स को डिस्कस करते हैं, बट आई बिलीव कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो कि एक पूरे इकोसिस्टम को समहाउ डिस्टर्ब करता है। जी मतलब एब्सोल्युटली, ये जो ड्राउट होता है, खुश्कसाली जिसको हम बोलते हैं, ये बलूचिस्तान में कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा है। हाँ, तवज्जो इस पे पहली दफ़ा दी जा रही है एडवाइजरीज की फॉर्म में। ये 1997 से 2002 तक एक लॉन्गेस्ट ड्राई स्पेल जो है वो बलूचिस्तान में रहा था, और उस वक्त भी 80% जो इकॉनमी थी और 80% आबादी थी जो बलूचिस्तान की, वो मुतासर हुई थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो वाटर स्कैर्सिटी के इश्यूज भी हुए थे। और अभी भी आप देखें कि जो ड्राई स्पेल्स चल रहे हैं और जनरली भी जो वाटर अवेलेबिलिटी का मसला है बलूचिस्तान में, ये काफ़ी ज़्यादा है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑफ कोर्स हम देखते ही हैं कि जो वाटर का लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल्स हैं, वो काफ़ी बलूचिस्तान में जो है वो कम होते जा रहे हैं। और पानी की चूँकि कमी होती है लोगों को, ख़ासतौर पर देहाती इलाकों में जहाँ पर जो है वो फसलें काश्त करते हैं या जानवर पालते हैं लोग, अपना सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जो उनका होता है, तो जब पानी वहाँ अवेलेबल नहीं हो रहा
ज़्यादा बारिशों की वजह से, तो फिर लोग कोयटा की तरफ, शहर की तरफ मूव करते हैं कि कोई और शायद हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, हम सर्वाइव कर सकें। फिर वो भी आपका जो ग्राउंड वाटर सोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर फिर पड़ता है, आपकी आबादी माइग्रेट करके ज़्यादा जब आनी शुरू होती है शहरों की तरफ, तो वही कोयटा की भी सूरत हाल है। तो उसकी वजह से हुआ ये है कि ये जो बिजनेस वाले होते हैं लोग, बीच में जो प्राइवेट लोग इदारे होते हैं, वो अपना बिजनेस करने के लिए घुस जाते हैं। और बलूचिस्तान में भी यही हो रहा है इस वक्त कि जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर है, यानी कि जो कराची में भी टैंकर माफिया पानी का है, वो अब आपको बलूचिस्तान में भी नजर आता है। लोगों को पानी खरीदना पड़ता है, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है। और इसका इशू अर्मला क्लाइमेट चेंज के अलावा जो है क्लाइमेट इनजस्टिस भी है डोमेस्टिक लेवल पर और हमारे प्रोविंशियल लेवल पर भी। 1991 में जो वाटर एक्ट साइन हुआ, उसके मुताबिक आप देखें कि बलूचिस्तान को सिर्फ 3.6% पानी मिलता है। आपका मेजॉरिटी पोर्शन जो इंडस रिवर से आपको मिलता है वो पंजाब को मिलता है, और उसके बाद फिर सिंध को मिलता है, और फिर बचा कुचा 3.6 सिंध को बलूचिस्तान को मिलता है। उसमें से भी जो डोमेस्टिक लेवल पर इनजस्टिस, जो इन्वायरमेंटल इनजस्टिस लोगों के साथ वहाँ पर हुआ, वो ये है कि जो वहाँ का एलीट है बलूचिस्तान का, वो ज़्यादा पानी वो कैप्चर कर लेते होते हैं, और बचा कुचा अगर गरीब के हिस्से में आए तो फिर उनको मिलता है। और गरीब आबादी आपकी बहुत ज़्यादा है। फिर उसकी वजह से नुकसानात आपको ये हो रहे हैं कि जो आपकी क्रॉप्स हैं, जो जो 27 किस्म की डिफरेंट क्रॉप्स आपकी बलूचिस्तान में जो है वो पानी पे डिपेंडेंट होती हैं, वो आपकी मुतासिर हो रही हैं। फिर वो मुतासिर होंगी तो आपके ख़ास तौर पे ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सेब होते हैं, बहुत सारे बलूचिस्तान के ऐसे फल हैं, वो पाकिस्तान के फिर मुख्तलिफ इलाकों में और इंटरनेशनली जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो भी हमें फिर नहीं मिलेंगे। वो फूड इनसिक्योरिटी की तरफ भी आपका प्रॉब्लम जा रहा है। तो कॉम्प्लेक्स किस्म का इशू है। हमने देखा कि 2025 में जो रिवराइन फ्लड्स आए पंजाब में, इससे प्लानिंग ये हो सकती है कि जो पानी रिवराइन फ्लड्स की वजह से पंजाब में बहुत ज़्यादा आ गया और फ्लडिंग हो गई, तो उसकी वजह से कैनाल सिस्टम अगर थोड़ा बेहतर किया जाए, जो कारेज पुराने आपके बलूचिस्तान में थे 1947 से पहले जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, उन पे कभी काम नहीं हुआ, उनकी फिक्सेशन पे कभी काम नहीं हुआ, उसको किया जाए। आपके जो क्रॉप्स ऐसी हैं जो वाटर रेजिस्टेंस हों, यानी कि जो क्लाइमेट के रेजिस्टेंट होती हैं, जो कन्वेंशनल किस्म की क्रॉप्स हैं जो कि पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, उनसे शिफ्ट होके कोई ऐसी क्रॉप्स आपकी वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई जाएं जो कि क्लाइमेट को कर सकती है। मिसाल के तौर पर सेफरॉन बहुत महंगा बिकता है आपका, लेकिन वो कम पानी के इलाके में सर्वाइव कर लेता है। तो इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेहतर पॉलिसी से और बेहतर प्लानिंग से आपकी जो है वो बेहतर की जा सकती हैं। लेकिन इस वक्त जो गरीब पॉपुलेशन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, जिनको पानी की कमी का बहुत ज़्यादा किल्लत का सामना है, जिनकी वजह से उनकी ज़राअत भी मुतासिर हो रही है, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले उनकी एड और उनके रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को काम करना चाहिए। मरियम, आपने भी जो बात की है, जाहिर है ये ड्राउट वाला जो एलिमेंट है ये अब बलूचिस्तान की, जहाँ पे आपने जिक्र किया है, आप बारिशें दो के आपने सारे फैक्टर्स को उस हवाले से बताया, बट अगर बारिशें यहाँ पंजाब में या हम दीगर जगहों पे भी देखें तो जो सर्दियों में आगाज़ में ये जो ड्राई सर्दी हम जिसको कह रहे हैं समहाउ, इधर भी इम्पैक्ट डाल रही हैं बारिशें ना होना। हमारे ऊपर इम्पैक्ट एक डिफरेंट वे में है, एंड आई बिलीव कि जहां आप बलूचिस्तान का हम जिक्र कर रहे हैं, ये जो वेदर एक्सट्रीम्स हैं कि एक लम्हे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है एक सीज़न में और एकदम से हम खुश साली की तरफ जा रहे हैं, ये जो एक्सट्रीम शिफ्ट्स हैं ये हमने पहले इतना फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व नहीं किए थे। जी बिल्कुल। आपके जो जिस हिसाब से दुनिया में एमिशंस चल रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, उसमें जो आपके वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे ममालिक ही हैं। हमने रिसेंटली देखा कि श्रीलंका में भी काफ़ी फ्लडिंग हुई और वहाँ पर भी नुकसानात हुए। तो पाकिस्तान में भी आपको एबनॉर्मल किस्म के वेदर पैटर्न्स आपको ऐसे ही मिलेंगे। बरसात में बहुत ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन हमारे पास चूँकि वाटर कंजर्वेशन की कोई स्ट्रैटेजीज़ नहीं है, तो वो पानी हमारा ज़ाया होता है, बल्कि नुकसान हमें देता है, रहमत के बजाय जहमत बन जाता है। तो यही सूरत हाल आपकी बारिशों की भी है कि आपको सर्दियों में कम बारिशें देखने को मिलती हैं, खुश्क सर्दी आपको देखने को मिलती है, टेम्परेचर बहुत ड्रॉप्स होते हैं, फिर आपका एयर पोल्यूशन का इशू होता है, वो आपकी हेल्थ को फिर मुतासिर करता है। और फिर हमने ये भी देखा कि कुछ गवर्नमेंट्स आपकी स्ट्रैटेजीज इस तरह की लेती हैं, इकदाम इस तरह के लेते हैं जो कि बहुत वाटर इंटेंसिव होते हैं, जैसे कि स्मॉग कैनन का हमने पंजाब में देखा, वो बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे थे। बहरहाल ये गवर्नमेंट्स कुछ एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हैं, सोल्यूशन गवर्नमेंट्स जो आवाम है उनको सोल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए, समटाइम्स दोज वर्क एंड समटाइम्स
दोज डजंट वर्क, बट क्लाइमेट चेंज की एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो इसी किस्म की पाकिस्तान को और पाकिस्तान जैसे ममालिक को बल्कि दुनिया भर में ऐसे ही मिलेंगी। बस उसका हमें हल यही करना होगा कि हमें बेहतर प्रिपेयर्डनेस पे काम करना होगा, मिटिगेशन पे काम करना होगा, हमें अडेप्टेशन पे काम करना होगा, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस जो हमारे हैं, जो सबसे सस्ता तरीन हमारा Yeah. तरीका जो पाकिस्तान अडॉप्ट कर सकता है उसको देखना होगा। और जो हमारी जो मैं बार बार यही एडवोकेट करने की कोशिश करती हूँ डिफरेंट शोज में कि बजाय मॉडर्नाइजेशन के हमें अपनी रूट्स और वैल्यूज और Yeah. कल्चर्स में वापस जाना होगा, उनको रिवाइव करना पड़ेगा, तभी हमारा माहौल भी बेहतर होगा। क्योंकि कल्चरली हम ये देखते थे कि हमारे घरों में एक आंगन होता था और उसमें आपके पौधे लगे होते थे, दरख्त लाजमी लगा होता था, Yeah. जो कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से वो बिल्कुल आपका चेंज हो गया हुआ है। तो अगर हम उन वैल्यूज़ को रिवाइव करेंगे, हम मियाना रवि की तरफ जाएंगे हर चीज़ में, कंजम्पशन में भी और शॉपिंग में भी और हर चीज़ में, हमारे लाइफस्टाइल में, तो हमारे माहौल में भी बेहतरी आएगी। क्योंकि जो आपका ग्लोबल नॉर्थ है, जो आपके डेवलप ममालिक हैं, वो हमारे लिए नहीं कुछ भी करेंगे। ये 30 सालों से हम देखते आ रहे हैं, हम Yeah. लड़ते आ रहे हैं अपना मुकदमा, और आगे भी हमारी हुकूमतें और स्टेक होल्डर्स लड़ते रहेंगे। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि वो कभी भी हमारी बेहतरी नहीं चाहेंगे या हमारे जैसे ममालिक की। तो बिल्कुल। हमें डोमेस्टिक रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हुए माहौल के लिए करना होगा कुछ ना कुछ, और हमारी आवाम को एजुकेट और अवेयरनेस इस पे काफ़ी ज़्यादा करना होगा, ताकि जो इंडिविजुअल हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उनको भी हम रिड्यूस कर सकें। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच मरियम, बहुत शुक्रिया। मरियम शबीर माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद थी जी, और मरियम ने कहा है और उनके मुताबिक हम अपना जो केस है वो प्रेजेंट तो शायद कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। हमें अपनी डोमेस्टिक सतह के ऊपर बहुत सारी चेंजेस लानी होंगी। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपकी मुलाकात हम हमजा के खूबसूरत इलाके गुलकन से ताल्लुक़ रखने वाले एक विजुअल आर्टिस्ट से कराएंगे। करीम अहमद ख़ान इनका नाम है, और करीम के काम की बात करें तो इनकी एग्जिबिशंस दुनिया भर में सजी हैं, और वो 4 बड़े जो आर्ट अवार्ड्स हैं अपने नाम कर चुके हैं, और उन्हें आलमी सतह पर जो मुख्तलिफ मोअज़्ज़ज़ एज़ाज़ात हैं उनके लिए नामज़द भी किया गया है। इसके अलावा जी उन्होंने 7 बरस तक NCA में पढ़ाया है, मगर आज हम उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट के हवाले से बात करेंगे जिसके तहत वो अपने आबाई गांव वापस लौटे हैं। करीम अपने गांव को एक पायदार और एक क्रिएटिव आर्ट विलेज में तब्दील करने के मिशन पे काम कर रहे हैं, जहां उन्होंने पहली बार एक कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी कायम की है। इसके अलावा उनके इस मंसूबे के 3 बड़े हिस्से हैं जी। एक के जो रवायती मिट्टी है उसके प्लस्तर के ज़रिए तमाम इमारतों को कुदरती इंसुलेशन दी जाए, जो कि गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में हरारत फराम करता है। दूसरे पूरे गांव में सोलर लाइट्स को लगाना है, और तीसरा गांव की जो ब्यूटिफिकेशन है ताकि जो गुलकन आर्ट विलेज है वो पाकिस्तान के लिए एक नया टूरिज़्म स्पॉट बनकर उभरे। इस शानदार मंसूबे के हवाले से हम करीम से बात करेंगे। करीम अहमद ख़ान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम करीम, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। आपके इलाके के लिए और आपके जो इलाके की ब्यूटिफिकेशन के लिए आपके जो ख्वाब है, आई बिलीव इस ख्वाब पे जाने से पहले हम ज़रा आपके इस जर्नी को भी डिस्कस करें कि आप यहाँ पढ़ाते भी रहे हैं, आप एक आर्टिस्ट भी हैं, और अब आप वापस लौटे हैं अपने इस सारे प्रोजेक्ट को परस्यू करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। जी बिल्कुल, मेरा ताल्लुक हुंजा के एक छोटे गांव गुलकिन वैली से है। NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से मैंने बैचलर्स में फाइन आर्ट्स में जो है ना बैचलर्स की डिग्री ली है, और अराउंड 7 ईयर्स जो है ना मैंने NCA में पढ़ाया है। उसके बाद अब मैं हुंजा में बेस्ड हूँ, यहाँ पे मेरा स्टूडियो है। और जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ था एक मिशन के साथ कि क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है ना वो एक टूरिज़्म डेस्टिनेशन है, यहाँ पे टूरिज़्म का एक हब है, बट अनफॉर्चुनेटली जो है ना ओवर क्राउड टूरिज़्म की वजह से, और गवर्नमेंट इसके ऊपर ज़्यादा काम भी नहीं कर रही। ये जो है ना एक पोल्यूशन की तरफ जा रहा है ओवर क्राउड की वजह से। तो मुझे लगा कि हम लोग जो है कम्युनिटी के साथ मिल के जो है हम एक गांव को जो है ना अपने गांव को जो है इसको ट्रांसफॉर्म करें एक आर्टिस्टिक गांव में और एक सस्टेनेबल गांव में। चूँकि आप लोगों को सबको पता है कि हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेती है, तो इस वजह से जो है ना कम्युनिटी के साथ मिल के हम लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है, तो करीम मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है आप ख़ुद एक आर्टिस्ट हैं और कम्युनिटी को आपने इसमें इंगेज किया है। अभी तक आपने इस जर्नी का जो आगाज़ है कब स्टार्ट किया आपने, ये जो आपने ब्यूटिफिकेशन, सोलर लाइट्स और ये सारे प्रोजेक्ट के जो 3 फेजेस हैं, और कहाँ तक पहुँचा है काम और अभी कितना टाइम लगेगा? क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ का एक प्रोसेस तो है और उसमें इन्वॉल्वमेंट अगर कम्युनिटी की भी है, आप अपने ओन के ऊपर कर रहे हैं, तो दीगर चैलेंजेस भी आई एम श्योर होंगे। जी बिल्कुल, अराउंड 7 to 8 मंथ्स हो गए। हम लोगों ने जो है, मैं इस प्रोजेक्ट को जो है ना, मेरा आइडिया था और इसका मैं सोलो क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा। इसके साथ इसमें जो है ना मुझे हेल्प कर रहे हैं स्माइली, गर्ल्स गाइड, बॉय स्काउट्स, वॉलंटियर्स और कम्युनिटी के लोग। अराउंड 6 to 7 मंथ्स हुए हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने काम स्टार्ट किया है। चूँकि काम का जो स्केल है ना वो काफ़ी बड़ा है, तो हम लोगों ने इसको डिफरेंट फेजेस के अंदर हमने इसको डिवाइड किया। पहला जो फेज़ है वो है कि जितने भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स है हम उसको जो है वो मड प्लास्टरिंग कर रहे हैं। उससे ये होता है कि जो आपको पता है कि मड जो है ना वो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक मटेरियल है, उसकी वजह से जो है ना टेम्परेचर कंट्रोल रहता है और इन्वायरमेंट के लिए बेहतर है। तो हम लोग फर्स्ट फेज़ में जो है वो मड प्लास्टर कर रहे हैं और फिर उसके बाद इसका जो सेकंड फेज़ होगा वो है सोलर लाइट्स लगाना पूरे गांव में, और उसके बाद हमारे जितने भी स्ट्रीट्स हैं हम उसको जो है ना वो स्टोन पेव्ड करना चाह रहे हैं। और इसके अलावा जो है हम लोगों ने जो है साइन बोर्ड जो है ना हम चाह रहे हैं कि चूंकि हमारा जो मिशन है कि गांव जो है ना वो आर्टिस्टिक लगे, और हम लोग इसलिए जो है ना वहाँ पे साइन बोर्ड्स इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं कि वो जो है वो टूरिस्ट के लिए फ्रेंडली हो और इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली हो। ज़बरदस्त। तो अच्छा, ज़ाहिर है आप बहुत बड़ा गांव तो नहीं है, आपने जैसे कहा एक छोटा सा गांव है, बट स्टिल इस प्रोजेक्ट को परसू करना और इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना इटसेल्फ चैलेंजिंग होगा। कम्युनिटी का रिस्पांस कैसा है? क्योंकि ज़ाहिर है आप इसको एक आर्ट विलेज के तौर के ऊपर प्रेजेंट करना चाहते हैं, साथ कंट्रीब्यूट करी आई बिलीव कम्युनिटी, लेकिन ज़ाहिर है हर एक को इंगेज करना, हर एक की अपनी कैपेसिटी है, हर एक का अपना एक सिस्टम है, उसके तहत वो कैसा एक्सपीरियंस है? देखिए, मेरा ताल्लुक जिस कम्युनिटी से है वो अपने पूरे दुनिया में जो है ना उसको वॉलंटियरिज्म की वजह से जो है ना उसकी पहचान है। तो जब मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो कम्युनिटी के साथ एक छोटी सी मीटिंग थी कि हमने कहा कि इसको हम स्टार्ट करें, और उसी टाइम जो है ना द वेरी नेक्स्ट डे अराउंड जो है वो 100 के करीब बॉय स्काउट, गर्ल्स गाइड हम लोगों ने मिल के जो है इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, और कम्युनिटी का जो है ना इसमें बहुत बड़ा एक रोल है। अच्छा, इसका जो है ना एक इम्पैक्ट सिर्फ ये नहीं है कि हम इसको एक एस्थेटिक तरीके से ना गांव को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जो है दूसरे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं इसके ऊपर, जैसे कम्युनिटी इंगेजमेंट है और इन्वायरमेंट के ऊपर जो है ना एक बहुत अच्छा एक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। मेरे ख्याल में कम्युनिटी जो है हम लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे थे, लेकिन अभी जैसे आप लोगों को सबको पता कि गिलगित बल्तिस्तान में एक विंटर का एक हार्श फेज आता है, उसकी वजह से जो है हमने फिलहाल जो है काम इसको स्टॉप किया हुआ है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट समर से हम लोग इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे। और इसमें आपकी आर्ट का हमें कैसे नज़र आएगा, सिंस यू आर एन आर्टिस्ट एज वेल, और आपने सोचा है कि एस्थेटिकली तो आपने इसको साउंड करना ही करना है। रोड साइन बोर्ड्स के साथ साथ रोड्स को अगर आप बिल्कुल पक्का कर रहे हैं और सारा कुछ करें, लेकिन जो एक आर्ट का एस्पेक्ट है जो कि आपकी इस गांव से रिलेट कर पाए, उसको आपने कैसे रखा है माइंड में? देखिए, बीइंग एन आर्टिस्ट ऑफ कोर्स मैं इस प्रोजेक्ट को जो है ना एक आर्ट प्रोजेक्ट की तरह ले रहा हूँ। बिल्कुल इसको इस तरह ट्रीट कर रहा हूँ जैसे मैं अपने काम को मैं ट्रीट करता हूँ, तो इस प्रोजेक्ट को मैं एज आर्ट के तौर पे ट्रीट कर रहा हूँ। तो गांव को बिल्कुल एक गांव को ठीक करना, इसके बाद जो है ना इसके मल्टीपल फेजेस होंगे जिसके अंदर जो है हमें इस विलेज को जो है ना एक स्कल्पचर, उसके स्कल्पचर्स इंस्टॉल होंगे, वो भी इस तरह के स्कल्पचर्स जो कि इस लैंडस्केप के साथ जो है ना वो ब्लेंड करे, उस लगे कि इसी लैंडस्केप का पार्ट है। और दूसरा जो है एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो यहाँ पे एरिया में मेरी एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन थी, वो ये था कि गिलगित बल्तिस्तान का पहला कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना। तो उस वजह से जो है ना वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आई थिंक ऑलरेडी आ चुका है। है। आई एम ग्लैड। मुझे ये बताएं कहीं आपने इसके लिए टाइमलाइन क्या रखी है, ताकि हम चाहते हैं कि आपका ये जब गांव कंप्लीट हो तो एज जो कि क्रिएटिव साइड है आपके गांव की, हम ज़रूर इसको फुली एक्सप्लोर करें, देखें, आपसे बात भी करें। सो क्या टाइमलाइन आपने सोची हुई है इस पे?
देखिए, इस प्रोजेक्ट को हम जो है ना वो कोई एनजीओ या गवर्नमेंट सपोर्ट के बगैर हम लोग इसको स्टार्ट किया हुआ है। तो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, बट श्योरली हम एक ऐसे फेज की तरफ जा रहे हैं कि चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कोई इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है कि हमें एक साल में या एक हफ्ते का मैं एक साल या 2 साल का मैं डेडलाइन दूं। हमने अब इसको अपने प्रैक्टिस का हिस्सा बनाया हुआ है। ठीक है ना, हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी कंस्ट्रक्शन हो वो इस तरीके से हो कि वो लैंडस्केप को जो है ना वो ज़्यादा मुतासर ना करे, बट ये लैंडस्केप के अंदर जो है ना वो को एग्जिस्ट करें, ब्लेंड करें, नेचर और ह्यूमन जो है ना वो एक साथ जो है वो रहे। बिल्कुल ठीक है। इन द एंड करीम, हमें ये भी बताएं, ज़ाहिर है आपने अपनी कम्युनिटी को जैसे इंगेज किया है फॉर दिस पर्पस, एंड आई बिलीव कि बहुत सारे गिलगित बल्तिस्तान के अलावा भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से बहुत ज़बरदस्त टैलेंटेड आर्टिस्ट बिलोंग करते हैं। हर आर्टिस्ट नहीं, हर इंडिविजुअल भी या कोई भी जो इतना पोटेंशियल रखता है वो किस तरह से कम्युनिटी को इंगेज करके अपने इलाके को, अपने गांव को, अपने शहर को बेहतर कर सकता है। बिकॉज़ वही बात है कि कम्युनिटीज़ का रोल समहाउ इस तरह की एक्टिविटीज़ में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने जो चीज़ अप्लाई की, क्या आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, फिर वही बात कि इसमें मेरे ख्याल में सारा मैं क्रेडिट देना चाहूँगा हमारे जो मैं जिस कम्युनिटी से हूँ उसमें वॉलंटियरिज्म का जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है उसके अंदर वॉलंटियरिज्म का है। आपके अंदर एक जज्बा हो कि यार आपने एक चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना है और उसमें आपको कम्युनिटी की हेल्प हासिल हो। अब जैसे मैंने ये जो मेरा ड्रीम था कि हम जो है ना एटलीस्ट एक गांव को इस तरीके से हम लोग प्लान करें कि ये वाकई में स्टैंड आउट करे पाकिस्तान में। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना रिसेंटली हमारे गांव ने जो है वो इस प्रोजेक्ट की वजह से और डिफरेंट और भी प्रोजेक्ट्स है उसकी वजह से जो है इको टूरिज्म अवार्ड विन किया। तो हमारा मकसद सिर्फ अवार्ड विन करना नहीं है, प्रैक्टिकली उस चीज़ के ऊपर काम भी करना है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। अब जैसे मैं अपने काम के बारे में बताऊं थोड़ा सा कि मेरा प्रैक्टिस जो है ना वो अराउंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। जो मैं आर्ट बनाता हूँ वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर उसके ऊपर बात हो रही होती है। तो मुझे लगा कि हम गैलरी के हद तक तो आर्ट बना लेते हैं, बट अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिकली चीज़ क्लाइमेट चेंज के लिए करना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रैक्टिस को और इस चीज़ को जो है इस तरीके से मैं यूटिलाइज करूं कि जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए भी एक पॉजिटिव चीज़ साबित हो। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच करीम अहमद खान, बहुत शुक्रिया। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि जिस तरह से आप अपने गांव को एक मॉडल विलेज के तौर के ऊपर प्रेजेंट करना चाहते हैं थ्रू योर आर्ट। करीम अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे जी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब आपको सिंध के सबसे बड़े हॉस्पिटल जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर लिए चलेंगे, जिसको हुकूमत सिंध जी जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए पुरज़्म है। अब जिना में गायनी के जो कॉम्प्लिकेशंस वाले पेशेंट्स हैं उनकी रोबोटिक सर्जरीज भी की जा सकेंगी और गायनी वार्ड में जदीद मशीनरी से मुज़य्यन नया ऑपरेशन थिएटर भी फ़ाल कर दिया गया। कराची में इस हवाले से हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं मुजम्मिल फ़िरोज़ी, वो बता रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग उर्मिला। हुकूमत सिंध जो है वो सिंध के पब्लिक सेक्टर जो हॉस्पिटल्स हैं उनको जदीद खतूत पर इस्तवार करने और सिंध वासियों को बेहतरीन सेहती सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिश है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध के सबसे बड़े हॉस्पिटल जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में, जहाँ पर गायनी वार्ड को जो है वो जदीद खतूत पर इस्तवार किया गया है। वहाँ पर रोबोटिक सर्जरी और नए ऑपरेशन थिएटर बनाए गए। हमारे साथ मौजूद है गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर रेखा। डॉक्टर रेखा, ये फरमाइएगा क्या नई चीज़ें आई हैं गायनी वार्ड्स में? अभी जो आप इस वक्त खड़े हैं, नया ऑपरेशन थिएटर बना है एमरजेंसी के लिए, और मैं हुकूमत सिंध की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। वो हमेशा हमारे लिए बहुत अच्छे कदम उठाते हैं। और रोबोटिक सर्जरी जो कराची में हमारे पास इतने लाखों करोड़ों का ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा होता है, उसके लिए सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है हमारे डॉक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब को, जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। उसके बाद हमारी पूरी टीम जो उनके बाद वो उनके हम कदमों पर चल रहे हैं और इंशाअल्लाह
इंशाल्लाह इसको बहुत आगे लेकर जाएंगे। डॉक्टर ये फरमाइएगा कि हम ये देखते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले हैं वो पहले फुर्सत में जो है वो इन केसेस पर सर्जरीज करते हैं, तो हमारे पास जो इस हॉस्पिटल में, जिन हॉस्पिटल में सर्जरी से कितने केसेस पर डे कर रहे हैं आप? सर्जरी का कोई लिमिट ही नहीं होता है। किसी दिन तो हमारे जो नॉर्मल जो इमरजेंसी ऑपरेशन होते हैं ना, वो 40 को भी क्रॉस करके जाते हैं हमारी पर कॉल, और कभी 35, मतलब 30 से अबव ही रहता है, जिसके लिए हमारे पास दिन रात हमारा टेक्नीशियन, हमारा वार्ड मास्टर, हमारा ये ओटी का मास्टर और हमारी आया से लेकर गायनोकोलॉजिस्ट तो वैसे ही अपने टोज पे रहती हैं, फुल कॉल फुल टाइम। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अरमला, इससे पहले हमने आपको दिखाया कि जिना की ओटी है वो किस तरह से काम कर रही है, वहाँ पे डॉक्टर्स का क्या कहना है। अब हम पहुँचे हैं डॉक्टर सद्दाम साले के पास, वो एडिशनल डायरेक्टर मेडिकल हैं और ऑपरेशन थिएटर्स के इंचार्ज भी हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, बड़ी अच्छी बात है कि रोबोटिक सर्जरीज भी हो रही हैं और नया ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है, कितना टाइम लगा और क्या क्या सहूलियात जिना हॉस्पिटल मज़ीद दे रहा है? देखें, JPMC इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टर्शियरी केयर हॉस्पिटल इन द कंट्री। तो JPMC जो है वो इज़ डीलिंग विद हंड्रेड्स ऑफ एमरजेंसीज़, गैनी एमरजेंसीज़। तो इस हिसाब से विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध और हमारे पास पेशेंट एड फाउंडेशन विद द हेल्प, एंड उसके अलावा हमने ऑपरेशन थिएटर्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, इलेक्टिव और एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर्स। वो स्टेट ऑफ आर्ट हैं, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं। उनमें हमारे पास एडवांस लेवल की सर्जरीज़ होंगी। इलेक्टिव सर्जरीज़ में जैसे हमारे पास रोबोटिक सर्जरीज़ होंगी जो गायनाकोलॉजिकल ट्यूमर्स और फर्दर गायनाकोलॉजिकल एमरजेंसीज़ को डील करेंगी। उसके अलावा लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ होंगी और तमाम एडवांस सर्जरीज़ होंगी। उसके अलावा हमने जो कल ऑपरेशन थिएटर्स, जो एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर्स ओपन किए हैं, वो टोटली डील करेंगे विद गायनी एमरजेंसीज़ ऑल ओवर दी प्रोविंस। जो भी पेशेंट्स आएंगे उनकी एमरजेंसीज़ को वहाँ पे डील किया जाएगा। जितना हमारी पूरी कोशिश होती है, हमारी सर्जन्स टीम की, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की और हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की और हेल्थ डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं हम के मुकम्मल तावन करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर इलाज फ्राहम करें। उसके अलावा हमारे पास मेडिकल टावर पे काम चल रहा है। मेडिकल टावर जब हमारा इनॉग्रेशन होगी तो इट विल बी बिगेस्ट हॉस्पिटल जो इस तरह का ट्रीटमेंट ऑल ओवर दे देगा। तो तमाम सहूलियात फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे पाकिस्तान के लिए वहाँ पे मौजूद होंगी। जी अरमला, आपने सुना कि इस वक्त जो है वो जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। इसको जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। जो यहाँ की टीम है वो मेहनत कर रही है और हुकूमत सिंध भरपूर ताउन कर रही है उनके साथ कि जिस तरह से यहाँ पे गायनी के लिए रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है। उसके बाद ये पाकिस्तान का पहला पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल बन गया है जहाँ पर गायनी के लिए जो रोबोटिक सर्जरीज की जा रही है। उसके अलावा ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। उसके लिए उन्होंने अब जो शुरू होने वाला है यहाँ पे वो 12 मंजिला टावर बन रहा है, जिसके बाद जिना हॉस्पिटल जो है पाकिस्तान के सबसे बड़ा हॉस्पिटल में शुमार होगा। जी वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और अब हमारे सेट के ऊपर मौसीकी होगी और बड़ी खूबसूरत होगी जी। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो मेहमान मौजूद हैं, क्लासिकल मौसीकी का एक बहुत जगमगाता हुआ नाम है, जो शाम 84 घराना है, उनसे इनका ताल्लुक़ है। उस्ताद शहजाद अली ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और साथ साथ उनके साहबजादे रहीम अली ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं और विल्सन बाबर तबले के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपसे तो मेरी पहले भी आई बिलीव मुलाकात है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपका काम, आपकी कंट्रीब्यूशन म्यूज़िक में रही है। हमें बताइएगा कैसा चल रहा है अभी तक, कैसा आप, चूँकि आपका ताल्लुक़ एक बड़े ज़बरदस्त घराने से है। जी जी, बड़ा अच्छा। बस म्यूज़िक की खिदमत कर रहे हैं, घराने की जो लेगेसी है उसको लेके चल रहे हैं। तो आपको मोस्टली पता है यूरोप में होता हूँ मैं, तो इन दिनों मैं इत्तेफाकन पाकिस्तान आया था तो मुझे दावत दी गई इस प्रोग्राम के लिए, तो मैं आ गया। दैट्स सो काइंड ऑफ यू। और आपने जैसे कहा कि आप यूरोप में होते हैं और यहाँ पर अब चूँकि ये सारा सिस्टम जो है, अब हम क्लासिकल मौसीकी हो, कवाली हो, उसको बड़ा पसंद करते हैं और आपके साहबजादे भी दोनों आपके साथ हैं। वो कैसा आपके लिए एज अ फादर मोमेंट रहती है? जी मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये सूफ़ी कलाम भी गाते हैं शौक़ से, क्योंकि आजकल लोगों की डिमांड भी वही है। तो कवाली बड़ी सुनी जा रही है आजकल। तो ये उसी घराने की जो है वो जो रीत है, बेसिकली तो ये क्लासिकली सीख रहे हैं और गज़ल भी शौक़ से गाते हैं रहीम अली ख़ान।
ये मेरे साथ यूरोप में भी परफॉर्म कर चुका है बेटा मेरा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अभी हम क्या सुनेंगे आपसे आगाज़ में? गज़ल पेश करेंगे हम। ज़रूर ज़रूर। अब्दुल हमीद अदम की गज़ल है, तो मेरे वालिद साहब ने भी गाई, उस्ताद इम्तियाज़ अली खान, रियाज़ अली खान ने, बिल्कुल तो वो मैं पेश करता हूँ आपको। ज़रूर। नींद को बदुआ न दे जाना, नींद को बदुआ न दे जाना, गेसुओं की हवा न दे जाना, नींद को बदुआ न दे जाना। जी पड़े हैं तुम्हारे कहने पर, जी पड़े हैं तुम्हारे कहने पर, जी पड़े हैं तुम्हारे कहने पर, बंदा परवर दगा न दे जाना, बंदा परवर दगा न दे जाना, गेसुओं की हवा न दे जाना, गिद्ध को बदुआ न दे जाना। खूबसूरत खूबसूरत। अच्छा, कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा है क्लासिकल म्यूज़िक सीखना? ज़ाहिर है आपकी तो फैमिली की एक लेगेसी है। मुझे तो बचपन से शौक़ था कि मैं ज़्यादातर क्लासिकल मुझे बहुत शौक़ था बचपन में। मैं जब 6 साल की उम्र का था तो बाबा ने मुझे राग दरबारी में मुझे एक लाप सिखाया था, बहुत ही खूबसूरत था। क्योंकि मुझे कि जैसे होता है कि अपने घराने की जो होती है लेगेसी वगैरह जो लेके जाते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है। ज़बरदस्त। तो अभी जब वालिद साहब के साथ ज़ाहिर है परफॉर्म करना, ये भी एक इत्सल बड़ा प्रेशर होता है। आपने कभी ऐसे कंफ्यूज होते हैं या कोई गलत कोई सुर है, कोई ऐसी चीज़ है तो वालिद फ़ौरन डर लगे कि अच्छा नहीं बाद में डांट पड़ेगी? थोड़ा कन्फ्यूजन होती है, लेकिन मैं अपने आप को जैसे होता है कि कवर कर लेता हूँ। कर लेते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, जो कि यूरोप में परफॉर्म करने और पाकिस्तान में तो अब हर कोई इस मौसीकी को सुनता भी है, कवाली है, गज़ल है, सूफ़ी है। ये डिफरेंस आपने कैसे फ़ील किया? क्या इंटरेस्ट वहाँ पे ज़्यादा लोगों का होता है या नहीं? इक्वली लोग भी बड़ा अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं, सूफ़ी म्यूज़िक। अच्छा। मैंने फ्रांस में एक दफ़ा परफॉर्म किया तो सारे जो गोरे लोग थे वो झूमने लग गए। सूफ़ी म्यूज़िक का इतना वो लोग पसंद करते हैं। और हमारी तो लेगेसी में खैर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का भी जब हम जिक्र करें तो उनका भी बड़े लोग थे जी, क्या बात है। बिल्कुल, और उनकी लेगेसी अभी तक उनका कलाम गाया जा रहा है। वही एग्जैक्टली। अब चाहे गज़ल का प्रोग्राम हो तो लोग उनके जो सूफ़ी कलाम इतना अच्छा उन्होंने, यानी कि इतना फॉर एवरग्रीन इतना काम किया उन लोगों ने। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कवाली म्यूज़िक में तो अभी भी हम उनकी चीज़ें गाते हैं कभी कभी। बिल्कुल सही। तो अभी हम और क्या सुनेंगे आपसे? कोई सूफ़ी कलाम सुनाते हैं आपको? ज़रूर जी ज़रूर। दूसरा कलाम। सजन दे हथ बांध साडे, सजन दे हथ बांध
साडे सजन दे हथमां साडे की करिया आखां छड़ वेड़िया की करे आखां छड़ वेड़िया सजन दे हथमां साडे सजन दे हथमां रे मा पानी रे नि दा पा मा ग रे नि सा पा नि सा सजन दे हथमां साडे सजन दे हथमां रात हनेरी बदल कणिया रात हनेरी रात हनेरी रात हनेरी रात हनेरी बदले कणिया बाज वकीला मुश्किला बड़िया डाडे कीता सड़िया डाडे कीता सड़िया की करिया छड़ वेड़िया की करिया छड़ वेड़िया सजन दे हथमां साडे सजन दे हथमां ज़बरदस्त ज़बरदस्त खूबसूरत कवाली हो, ये कोई कलाम हो, सूफ़ी कलाम हो, जब भी सुनते हैं ज़ाहिर है बहुत ज़बरदस्त। आप कितना ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं? मेरा साल में तकरीबन 1-2 तो चक्कर लगते हैं पाकिस्तान में, तो उसके अलावा तो पूरी दुनिया में आपकी दुआ से मैं परफॉर्म कर चुका हूँ। ज़बरदस्त। तो दुनिया भर में ज़ाहिर है आप जब परफॉर्म करते हैं कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा ऑडियंस जो आपको लगता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वहाँ पे लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट से सुनेंगे ये कलाम? ये वहाँ एक ईरानियन लोग हैं, तो वहाँ एक खानिका नाम से एक जगह है हॉलैंड में, तो बड़ा अच्छा वो लोग क्लासिकल म्यूज़िक को भी समझते हैं बाकायदा। अच्छा जी हाँ। तो वहाँ पे जब आपने परफॉर्म किया तो वो डिफरेंट एक्सपीरियंस था आपका। ज़बरदस्त। तो आपके दोनों साहबजादों को जब आप सिखा रहे हैं, ज़ाहिर है ये आपके साथ साथ सीख रहे हैं, ये कितना ज़रूरी है कि आपकी जो लेगेसी है वो आगे आने वाली जनरेशंस में? जी ये तो रियाज भी करना पड़ेगा इनको बड़ा, क्योंकि बुज़ुर्गों का बड़ा नाम है, उन्होंने बड़ा काम किया। मेरे वालिद साहब ने, उस्ताद इम्तियाज़ अली ख़ान, रियाज अली ख़ान ने, जैसे सबसे बड़ा नाम हमारे घराने का उस्ताद सलामत अली ख़ान, नज़ाकत अली ख़ान साहब, तो ये बस उनका नाम आगे हम लोगों ने रोशन करना है। लेके चलें इन द एंड बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए, आप लोगों ने वक्त दिया, और आप अल्लाह ताला आपके बच्चों को कामयाब रखे और आप इसी तरह से अपनी लेगेसी को आगे लेकर चले। मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन जाते जाते हम एंड पे आपसे कुछ सुनेंगे और हम ब्रेक पे जाएंगे। जी ज़रूर। थैंक यू। चलें। सलीम कौसर की गज़ल है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मैं ख्याल
मैं सोचता कोई और है, सरे आईना मेरा अक्स है, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है, मैं ख्याल हूँ किसी और का। मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ, तो किसी के फिर दुआ में हूँ। मैं किसी मैं किसी के तलब में हूँ, तो किसी के फिर दुआ में हूँ। मैं नसीब हूँ किसी और का, मैं नसीब हूँ किसी और का। मुझे मांगता कोई और है, मैं ख्याल हूँ किसी और का। निजा गा मा रे निजा गा दा 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 रे मा 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 निजा गा रे निजा मा प गा मा दा दा नी रे सा दा नी प गा मा रे सा गा मा पा नी सा गा मा पा नी सा गा मा पा नी सा दा नी प गा मा रे सा। मैं ख्याल हूँ किसी और का। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ और इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।